मुस्लिमों के नाम पर मोदी को कोसते थे ओवैसी। मोदी ने भी आखिर पूरी कर दी ओवैसी की मुराद। केरल से बीजेपी ने उतार दिया मुस्लिम उम्मीदवार। कौन है वो मुस्लिम जिस पर मोदी ने जताया भरोसा? देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव जीतते ही ऐलान कर दिया था कि हमें इस बार मुस्लिमों के साथ हुए छल में छेद करना है, क्योंकि पीएम मोदी भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि इस देश में मुस्लिमों को एक वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया जाता रहा है। उनकी भलाई के लिए किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि इस बार हमें मुस्लिमों के साथ हुए छल में छेद करना है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। हमें विश्वास जीतना है। सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने अपना वादा निभाया और मुस्लिम समाज के लिए जहां 3 तलाक के खिलाफ कानून समेत कई मजबूत फैसले लिए, तो वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में तो इस बार मुस्लिम नेता को उम्मीदवार भी बना दिया, जिससे कम से कम ओवैसी जैसे नेता तो खुश हो गए होंगे, जो दिन रात ये एजेंडा चलाते रहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों की हितैषी है, तो फिर मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती है। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें सबसे ज्यादा किसी उम्मीदवार की चर्चा हो रही है तो वो है अब्दुल सलाम की, जिन्हें बीजेपी ने इस बार केरल के मलप्पुरम लोकसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है। और ये बीजेपी का फैसला ओवैसी जैसे नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है, जो ये कहते हैं बीजेपी सबको टिकट देगी लेकिन मुस्लिमों को टिकट नहीं। इन्होंने गुजरात में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, कर्नाटक में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, यूपी में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। और मुख्तार अब्बास नकवी ये बात बराबर कहेंगे कि नहीं नहीं, हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व विकास के ताले को खोलती है। यह हकीकत है कि बीजेपी मुसलमानों को हाशिए पर ही डाल रही है। सोने पर सुहागा हो गया है कि अब कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व ही नहीं बल्कि बीजेपी के हिंदुत्व को अख्तियार कर लिया है। आज तक से बात करते हुए वैसी बीजेपी को कोस रहे थे कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है। ऐसी मानसिकता वाले नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बीजेपी ने इस बार मलप्पुरम की लोकसभा सीट से अब्दुल सलाम को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। कौन है अब्दुल सलाम? केरल के तिरूर के रहने वाले हैं बीजेपी नेता अब्दुल सलाम। कालीकट यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं अब्दुल सलाम। 2011 से 2015 तक अब्दुल सलाम इस पद पर रहे। जैविक विज्ञान पर 13 पुस्तकें लिख चुके हैं अब्दुल सलाम। साल 2019 में अब्दुल सलाम बीजेपी में शामिल हो गए। केरल विधानसभा सीट से बीजेपी ने सलाम को टिकट दिया था। तिरूर सीट से उतरे अब्दुल सलाम को 9,097 वोट मिले थे। इस बार बीजेपी उन्हें मलप्पुरम से लोकसभा चुनाव लड़ा रही है। बीजेपी ने केरल की जिस मलप्पुरम सीट से अब्दुल सलाम को टिकट देकर मैदान में उतारा है, उस सीट पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एपी अब्दुल्ला कुट्टी को टिकट दिया था, जिन्हें 68,935 वोट ही मिले थे।
इस सीट से फिलहाल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता अब्दुल समद समदनी सांसद हैं, जिन्हें 5 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सीपीआईएम उम्मीदवार वीपी सानू थे, जिन्हें 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम नेता वी वसीफ को टिकट दिया है, आईयूएमएल ने मोहम्मद बशीर को टिकट दिया है, बीजेपी ने डॉक्टर एम अब्दुल सलाम को टिकट दिया है। अब्दुल सलाम को टिकट देकर बीजेपी उन्हें चुनाव तो लड़ा रही है, लेकिन मलप्पुरम सीट से चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 1 लाख वोट भी नहीं मिल पाए थे। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने केरल का ताबड़तोड़ दौरा करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब्दुल सलाम को इसका फायदा मिल पाएगा और मलप्पुरम सीट बीजेपी के खाते में डाल पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही दिनों पहले केरल के दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, आज देश में मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इदाणु मोदीयुडे गारंटी। हमारे तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई और तेज होगी। भ्रष्ट लोग कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इदाणु मोदीयुडे गारंटी। हमने पहले ही 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और अब तीसरे कार्यकाल में कई करोड़ भारतवासी गरीबी से बाहर आने वाले हैं। इदाणु मोदीयुडे गारंटी। साथियों, केरला में सबको ये पता है कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने केरला में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत की है। सबको पता है कि केरला के मेरे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को हायर एजुकेशन में कितनी दिक्कत आती है। हमारा तीसरा कार्यकाल केरला में शिक्षण संस्थानों की स्थिति को और अच्छा करने पर केंद्रित होगा। इससे हमारे सामान्य परिवार के बच्चों के लिए नए रास्ते बनेंगे। इदाणु मोदीयुडे गारंटी। हमारा तीसरा कार्यकाल सेमीकंडक्टर से ग्रीन हाइड्रोजन तक तरक्की के नए क्षेत्र खोलने का कार्यकाल होगा। इससे केरला के नौजवानों के लिए नौकरियां और रोजगार के लाखों अवसर बनेंगे। इदाणी മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം മോദിയുടെ മൂന്നാം സർക്കാർ, ആ സർക്കാരിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിരവധി തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മൂന്നാം സർക്കാർ, മോദി സർക്കാരിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ടേം, ആ മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് മാറും. ഇതാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. ഈ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ അഴിമതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം, ആ യുദ്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഴിമതിക്കാർക്ക്
അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് 100 വട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ 25 കോടിയിലധികം ആളുകളെ ദാരിദ്ര്യരേഖയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ ഇനിയും നിരവധി കോടി ഇന്ത്യക്കാരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നമായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ സർക്കാരിൽ. ഇതാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ LDFും UDFും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി മാറി എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സർക്കാർ, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ 3ാം സർക്കാർ, കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിലുള്ള ഊന്നലായിരിക്കും അടുത്ത സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അത് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് പുതിയ വഴി തുറക്കും. ഇതാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. നമ്മുടെ 3ാം സർക്കാർ, ആ സർക്കാർ സെമി കണ്ടക്ടർ മുതൽ ഹൈഡ്രജൻ വരെയുള്ള, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ വരെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും. ആ മേഖലകളിൽ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നിരവധി ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ, ആ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി.